Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल रिद्धि एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए BPSM 161 का कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ जो आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो आगे लेकर आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। इसका जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, हम राजनीति में क्या अध्ययन करते हैं तथा राज्य इस अध्ययन का केंद्र क्यों है। इसमें पहले हम लोग भूमिका को देखेंगे। भूमिका में है राजनीति विज्ञान समाज में शक्ति, शासन, राज्य सरकार तथा नागरिकों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। यह केवल सरकार की गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में निर्णय लेने की प्रक्रिया, अधिकारों, कर्तव्यों और सार्वजनिक नीतियों का भी अध्ययन करता है। राजनीति का उद्देश्य यह समझना है कि समाज का गठन किस प्रकार किया जाता है और हम लोग जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय कैसे लिए जाते हैं। राजनीति में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। राजनीति में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। पहले है राज्य यानी स्टेट। राज्य की प्रकृति, उत्पत्ति, उद्देश्य और कार्यों का अध्ययन। फिर है सरकार यानी गवर्नमेंट। सरकार की संरचना, कार्य प्रणाली तथा विभिन्न अंगों का अध्ययन। फिर है शक्ति यानी पावर। समाज में शक्ति के विवरण और उपयोग का अध्ययन। फिर है अधिकार एवं कर्तव्य, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन। अगला है लोकतंत्र एवं राजनीतिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, चुनाव और राजनीतिक दलों का अध्ययन। फिर है सार्वजनिक नीतियाँ, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों एवं उनके प्रभावों का अध्ययन। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों के बीच संबंधों और वैश्विक राजनीति का अध्ययन। राज्य इस अध्ययन का केंद्र क्यों है। राज्य समाज की सर्वोच्च राजनीति संस्था है। यह कानून बनाता है तथा उनका पालन सुनिश्चित करता है। नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण की जिम्मेदारी राज्य की होती है। राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत राज्य होता है। सभी राजनीतिक संस्थाएं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य से जुड़ी होती है। राज्य के माध्यम से ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और विकास जैसी उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। निष्कर्ष यह है कि राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय राज्य, सरकार, शक्ति और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। राज्य राजनीति जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संस्था होने के कारण राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए ही ताकि आप लोगों को और भी नए वीडियो मिलते रहें। तो प्रश्न दूसरा देखते हैं। राज्य को परिभाषित कीजिए तथा उसके ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। भूमिका। राज्य मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति संस्था है। यह एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों का संगठित समुदाय होता है जो सरकार के माध्यम से संचालित होता है और
संप्रभुता रखता है। राज्य समाज में शांति, सुरक्षा, न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता है। राज्य की परिभाषा। राज्य का वह राजनीतिक संगठन है जिसके 4 आवश्यक तत्व हैं। 4 आवश्यक तत्व में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, निश्चित भूभाग, सरकार यानी गवर्नमेंट, संप्रभुता। इन 4 तत्वों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य का ऐतिहासिक विकास। प्राचीन राज्य। प्राचीन कला में छोटे छोटे नगर राज्य पाए जाते थे, जैसे प्राचीन यूनानी के नगर राज्य। इनका क्षेत्र सीमित था। साम्राज्यवादी राज्य में बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास हुआ। शासक विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और सत्ता एकीकृत होती थी। सामंती राज्य में मध्यकाल में सामंतवाद का विकास हुआ। भूमि के स्वामित्व और स्थानीय शासकों का प्रभाव अधिक था तथा केंद्रीय सत्ता कमजोर थी। राष्ट्र राज्य। आधुनिक युग में राष्ट्रवाद के उदय के साथ साथ राष्ट्र राज्यों का विकास हुआ। जनता, राष्ट्र और राज्य के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य। वर्तमान समय में अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। इनमें नागरिकों को अधिकार, स्वतंत्रता और राजनीति भागीदारी प्राप्त होती है। आधुनिक राज्य के कार्य: कानून और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों को सुरक्षा करना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। निष्कर्ष: राज्य मानव समाज की एक अनिवार्य राजनीतिक संस्था है। इसका विकास नगर राज्यों से होते हुए आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्यों तक पहुंचा है। आज राज्य नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 3। शक्ति और अधिकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैधता क्या है और शासक इसे क्यों चाहते हैं? भूमिका। राजनीति विज्ञान में शक्ति और अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। यद्यपि दोनों का संबंध शासन और निर्णय से है, फिर भी इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि अधिकार वैध और स्वीकृति शक्ति है। शक्ति का अर्थ: शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या समूह दूसरों के व्यवहार को अपनी इच्छा के अनुसार प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। शक्ति की विशेषताएं बल या प्रभाव पर आधारित हो सकती है, वैध या अवैध दोनों हो सकती है, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करती है। अधिकार का अर्थ: अधिकार वह शक्ति है जिसे समाज या जनता द्वारा वैध और उचित माना जाता है। अधिकारों की विशेषता: अधिकार की विशेषताएं वैधता पर आधारित होती है, जनता की स्वीकृति प्राप्त होती है, आदेशों
का पालन स्वेच्छा से किया जाता है। शक्ति और अधिकार में अंतर। अभी हम शक्ति और अधिकार में अंतर देखेंगे। शक्ति और अधिकार। शक्ति नियंत्रण की क्षमता है, जबकि अधिकार वैध शक्ति है। शक्ति बल पर आधारित हो सकती है, जबकि अधिकार वैधता पर आधारित होती है। शक्ति स्वीकृति आवश्यक नहीं है, जबकि अधिकार जनता की स्वीकृति आवश्यक है। शक्ति अस्थायी हो सकती है, जबकि अधिकार स्वेच्छाकृत अस्थायी होती है। वैधता क्या है? वैधता वह स्थिर है। वैधता वह स्थिति है जिसमें जनता शासकों के शासन और निर्णय को उचित, न्याय संगत और स्वीकार्य मानती है। शासक वैधता क्यों चाहते हैं? शासन को स्थिर बनाने के लिए, जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए, कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए, विरोध एवं असंतोष को कम करने के लिए, शासन की दीर्घकालिक सफलता के लिए। निष्कर्ष। शक्ति और अधिकार में मुख्य अंतर वैधता का है। अधिकार वैध एवं स्वीकृत शक्ति है। किसी भी शासन की सफलता के लिए वैधता अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि इससे जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4। ऐतिहासिक एवं व्यवहारवादी दृष्टिकोणों में अंतर कीजिए। भूमिका। राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और समाज और व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन के दो महत्वपूर्ण तरीके हैं। दोनों का उद्देश्य राजनीति को समझना है, लेकिन उनकी पद्धति और अध्ययन का क्षेत्र अलग अलग है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में राजनीतिक संस्थाओं, विचारों और व्यवस्थाओं का अध्ययन उनके इतिहास एवं विकास के आधार पर किया जाता है। विशेषता। अतीत की घटनाओं पर बल देता है, राजनीतिक संस्थाओं के विकास का अध्ययन करता है, इतिहास से वर्तमान को समझने का प्रयास करता है, वर्णनात्मक प्रकृति का होता है। लाभ। अब इनके लाभ क्या क्या हैं? राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति और विकास को समझने में सहायता मिलती है। वर्तमान समस्याओं को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने में उपयोगी होता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने पर बल देता है। इसमें व्यक्तियों एवं समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। विशेषता। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, तथ्यों एवं आंकड़ों पर आधारित होता है, राजनीति व्यवहार का अध्ययन करता है, सर्वेक्षण, अवलोकन और सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग करता है। लाभ। अब इनके लाभ क्या क्या हैं? राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाता है, वास्तविक राजनीति व्यवहार को समझने में सहायता करता है। ऐतिहासिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण में अंतर। ऐतिहासिक दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण अतीत पर बल देता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण वर्तमान पर बल देता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में इतिहास आधारित होता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य आधारित होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण वर्णनात्मक होता है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक होता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण संस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तियों एवं समूहों के व्यवहार का अध्ययन, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में संस्थाओं का अध्ययन, व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार का अध्ययन, गुणात्मक अध्ययन, मात्रात्मक, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण में मात्रात्मक एवं सांख्यिकी अध्ययन होता है।
निष्कर्ष। ऐतिहासिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं के विकास को समझने में सहायता, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण राजनीति के वास्तविक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। दोनों दृष्टिकोण राजनीतिक विज्ञान को समझने के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सॉरी फ्रेंड, कुछ लैंग्वेज गड़बड़ हो गया, आप लोग प्लीज़ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं आपसे। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्रश्न 5, स्वतंत्रता क्या है? लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्रता के लिए उचित सीमाओं की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। भूमिका। स्वतंत्रता मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण मूल्य है। यह व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, कार्य करने तथा जीवन के संबंध में निर्णय लेने की आज़ादी प्रदान करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार माना जाता है, किंतु इसका अर्थ पूर्ण निरंकुशता नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त होकर अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्राप्त होना। स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, धर्म का पालन करने तथा अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने का अधिकार देती है। स्वतंत्रता के प्रकार में आते हैं नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। तो अभी हम देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, धर्म और विचार की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, मतदान करने तथा चुनाव लड़ने का अधिकार। आर्थिक स्वतंत्रता, व्यवसाय एवं रोजगार चुनने की स्वतंत्रता। सामाजिक स्वतंत्रता, समाज, अवसर एवं सम्मान का अधिकार। लोकतांत्रिक समाज में उचित सीमाओं की आवश्यकता। दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा। यदि प्रत्येक व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता दे दी जाए तो वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु। समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कुछ कानूनी प्रतिबंध आवश्यक होते हैं। सामाजिक हित की रक्षा। व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज के हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने हेतु कुछ सीमाएं आवश्यक होती हैं। फिर नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा। स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए ताकि सामाजिक सद्भावना बना रहे। निष्कर्ष। लोकतंत्र में स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन यह पूर्णतः असीमित नहीं हो सकती। उचित एवं न्यायसंगत सीमाएं व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की रक्षा करती है। इसलिए स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन आवश्यक है। प्रश्न 6, समानता और वितरणात्मक न्याय के बीच संबंध का परिरक्षण कीजिए। भूमिका। समानता और न्याय लोकतांत्रिक समाज के दो महत्वपूर्ण आदर्श हैं। समानता का अर्थ सभी व्यक्तियों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करना है, जबकि वितरणात्मक न्याय का संबंध समाज के संसाधनों, अवसरों और लाभों के उचित वितरण से है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी व्यक्ति हर दृष्टि से समान हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि सभी को समान अवसर, समान अधिकार और कानून के समझ समान व्यवहार प्राप्त हो। समानता के प्रकार।
राजनीतिक समानता, कानूनी समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। वितरणात्मक न्याय का अर्थ। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है वितरणात्मक न्याय वह सिद्धांत है जिसके अनुसार समाज के संसाधनों, अवसरों, अधिकारों और दायित्वों का उचित न्यायपूर्ण वितरण किया जाना चाहिए। समानता और वितरणात्मक न्याय का संबंध। समानता की समान अवसर की समानता। वितरणात्मक न्याय सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। सामाजिक असमानताओं को कम करना। संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण से आर्थिक और सामाजिक असमानताएं घटती है। कमजोर वर्गों का संरक्षण। वितरणात्मक न्याय समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को विशेष सहायता प्रदान व वास्तविक समानता स्थापित करता है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति। समानता और वितरणात्मक न्याय मिलकर सामाजिक न्याय की स्थापना करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाना। जब संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होता है तब लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष। समानता और वितरणात्मक न्याय एक दूसरे के पूरक है। समानता का उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है, जबकि वितरणात्मक न्याय उन अवसरों को वास्तविक रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। दोनों मिलकर एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक और समानतामूलक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 7। अधिकारों को परिभाषित कीजिए तथा अधिकार किस प्रकार दावों और कर्तव्यों से संबंधित हैं, समझाइए। भूमिका। अधिकार मानव जीवन के विकास और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके माध्यम से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों को विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकार का अर्थ। अधिकार वे सामाजिक एवं कानूनी सुविधाएं हैं जिन्हें समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तथा जिनका उपयोग व्यक्ति अपने विकास और कल्याण के लिए करता है। अधिकारों की विशेषता। अधिकार समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। राज्य इनके संरक्षण की व्यवस्था करता है। अधिकार और दावे का संबंध। अधिकार किसी वैध दावे का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सुविधा या अवसर की मांग करता है और समाज उसे उचित मानता है तो वह अधिकार का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए शिक्षा प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार है क्योंकि यह उनका वैध दावा है। अधिकार और कर्तव्य का संबंध। प्रत्येक अधिकार के साथ एक कर्तव्य जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है तो दूसरे का कर्तव्य है कि वे उस अधिकार का सम्मान करें। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन इसका कर्तव्य यह है कि व्यक्ति दूसरे की प्रतिष्ठा और अधिकारों का उल्लंघन न करे। अधिकार, दावे और कर्तव्यों का पारस्परिक संबंध। अधिकार व्यक्ति के वैध दावों को व्यक्त करते हैं। कर्तव्य उन अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना कर्तव्य के अधिकार और बिना अधिकार के कर्तव्य का कोई महत्व नहीं होता है। निष्कर्ष। अधिकार व्यक्ति के विकास और स्वतंत्र जीवन के लिए आवश्यक है। अधिकार
दावे और कर्तव्य परस्पर जुड़े हुए हैं तथा एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 8, नागरिकता के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। भूमिका। नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी एवं राजनीतिक संबंध को दर्शाता है। नागरिकता के माध्यम से व्यक्ति को राज्य में अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वह कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी बाध्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकता का विशेष महत्व है। नागरिकता का अर्थ। नागरिकता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी राज्य का विधिक सदस्य होता है और उसे उस राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त होते हैं। नागरिकता के लिए आवश्यक शर्त। राज्य की सदस्यता। व्यक्ति का किसी राज्य से कानूनी संबंध होना चाहिए। कानून का पालन। नागरिक को राज्य के संविधान एवं कानून का सम्मान करना चाहिए। राजनीतिक भागीदारी। नागरिकों को मतदान, चुनाव तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर और उत्तरदायित्व होना चाहिए। अधिकारों का उपयोग। नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और उनका उचित उपयोग करना चाहिए। कर्तव्य का पालन। करों का भुगतान, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा तथा संविधान का सम्मान नागरिक के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय निष्ठा। नागरिकों में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा, सम्मान और समर्पण की भावना होनी चाहिए। सामाजिक उत्तरदायित्व। नागरिकों को सामाजिक सद्भावना, समानता और सार्वजनिक हित के लिए कार्य करना चाहिए। एक अच्छे नागरिक के गुण। एक अच्छे नागरिक में क्या क्या गुण होने चाहिए? संविधान के प्रति सम्मान करना होता है, सहिष्णुता और अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रभक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास। निष्कर्ष। नागरिकता केवल अधिकार प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि यह एक जिम्मेदारी और कर्तव्य का भी बोध कराती है। एक आदर्श नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.